एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। आज के सेशन में हम लोग सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग 10 to 15 क्वेश्चंस के साथ साथ 25 तक क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो है एक स्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी स्थिति में प्रयोग कहलाता है। यानी आपने मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप साइकिल चलाना सीखा और आपने साइकिल चलाने के सीखने के बाद आप फिर कभी गाड़ी को चलाने के लिए गए, और अगर आपने साइकिल चलाना सीखा और आप गाड़ी को चलाने गए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सिमिलरिटीज़ हैं ही। ब्रेक उसमें भी लगता है, उसमें भी हमको यानी उसका कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाड़ी चलाने से साइकिल चलाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अधिगम्य स्थानांतरण। इसका आंसर जो है वो है अधिगम्य स्थानांतरण। यानी आपने एक जगह कोई अधिगम यानी सीखने में लर्निंग, आपने एक जगह कोई लर्निंग की और आपने वो लर्निंग आपकी दूसरे एक्टिविटी में भी काम आ गई, कोई दूसरी चीज़ सीखने में भी काम आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन कहलाता है गाइस, सॉरी थोड़ा क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, इसके शायद 4 ऑप्शन है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो आपका अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वो क्या होगा? मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सीखना यानी लर्निंग जो आपकी है, लर्निंग आपका एक्सपीरियंस से भी हो सकती है। ठीक है, समाज यानी सोसाइटी में आप अन्योन क्रिया करेंगे उससे भी हो सकती है, जिसकी बात बायोगोत्स्की करते हैं। और प्याजे तो कहते हैं कि बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं और समाज से भी सीखते हैं, और मतलब कहीं आप सारी उम्र कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो अगर आपके बिहेवियर में कोई भी चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लर्निंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है तो विजिबल होने में प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई बात नहीं। सांख्यिकी में नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। सांख्यिकी तो आप लोग जानते ही होंगे, स्टैट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, स्टैट्स। तो स्टैट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टैट्स में क्या होता? वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्तियाँ यानी आप लोग जानते हो ना, आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा अगर किया जाता है तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा आपका स्तंभाकृति। नाम से ही क्लियर हो रहा, स्तंभों की आकृति, यानी कि हम लोग इसको बोल देंगे स्तंभाकृति। तो उसको क्या कहा जाता है? स्तंभाकृति। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो विकास की ये 4 अवस्थाएं धरती पे दी हुई हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि किस अवस्था में विकास का अधिकतम विकास। चलिए देख लीजिए, सबसे पहली अवस्था जो हमारी है फ्रेंड्स वो है फर्स्ट जो स्टेज है हमारी मोर डेवलपमेंट की, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आती है इन्फेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था। फिर आती है हमारी बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। ठीक है, फिर आती है हमारी चाइल्डहुड के बाद प्री चाइल्डहुड आती है एक, फिर अर्ली चाइल्डहुड और मिड एज, इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी आती है जिसको बोलते हैं हम लोग अडल्ट, किशोरावस्था। फिर हमारी आती है 4th नंबर पे प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ऐसी कुछ 4 अवस्थाएं हैं हमारी। ठीक है, पहले हमारी शैशवावस्था आएगी, फिर इसके बाद हमारी बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आएगी, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आएगी।
ये कुछ 4 अवस्थाएं हैं। तो ये अवस्थाएं जो हैं, इनमें से किस अवस्था में हमारा ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है, विकास की अवस्था यानी सबसे ज़्यादा फास्ट? तो ये होता है हमारा एडोलसेंस में। एडोलसेंस में, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में। किसमें? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ये सब ज़्यादा होता है। अभी किशोरावस्था में क्या होता है, कहते नहीं, एक हॉल नाम के साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बोला है कि जो किशोरावस्था है गाइज, ये क्या है, आंधी और तूफान की अवस्था है। क्या है? आंधी और तूफान की अवस्था है। क्योंकि इसलिए बोला है उन्होंने, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे को कोई ज़्यादा दिमाग नहीं रहता है, उसका मन मतलब एक अलग सी स्पीड में रहता है, एक अलग सी एनर्जी रहती है उसके पास। लिबिडो की भी जो बात की हुई है सिगमंड फ्रॉइड ने, वो भी एक्टिव रहता है। काफ़ी सारी मतलब एक बहुत जल्दी विकास होता है उस टाइम पे। मान लीजिए हम यूँ कह सकते हैं कि एक बच्चे में इतनी एनर्जी होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। उसको अगर सही डायरेक्शन और गाइडेंस मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दैट इज़ शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। अब शिशु यहाँ पे बात हो रही है आपकी शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था क्या है? गर्भावस्था पहले होती है, पहले होती है आपकी गर्भावस्था। गर्भावस्था के बाद आपकी होती है जो क्या होती है, शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था जो हम होती है उसमें क्या होता है कि बच्चे को देखिए नैतिकता तो वो जानता नहीं है, तो ये तो आपका हट गया। उसके बाद ध्यान, कंसंट्रेशन, ये सब वो नहीं जानता है। वास्तविकता, वो अभी संसार में आया, उसे वास्तविकता के बारे में क्या नॉलेज हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती है। तो यानी उसकी जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं जिनकी बात मैकडूगल ने की हुई है, तो वही 14 इंस्टिंक्ट की बात की जाती है, तो उसी पर बेस्ड उसकी सारी एक्टिविटी रहती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आ गया है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किए? तो कुत्ते पर नहीं किए, पैवलाव ने बिल्ली पर किए हैं, चूहों पर तो इन्होंने नहीं किए, इन्होंने किए बनवानुस। इसका नाम चिंपैंजी, चिंपैंजी का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चिंपैंजी का नाम है सुल्तान। क्या है? सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर इन्होंने क्या किया है, कोहलर ने अपने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। ये आवश्यकता नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो देखिए जो बालक हैं, एक तो होते हैं आपके प्रतिभाशाली, दूसरे होते हैं आपके मंद बुद्धि, एक होते हैं आपके सामान्य बालक, और जड़ बालक भी होते हैं। यानी जिनका आईक्यू होगा आपका, इनका आईक्यू कितना होगा 25 से 75 तक। फिर उसके बाद आपके हो जाएंगे 110 आईक्यू वाले बालक क्या हो जाएंगे, सामान्य में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके मंद बुद्धि कौन से होंगे? मंद बुद्धि जो होंगे आपके यानी 110 से नीचे वाले मंद बुद्धि में आ जाएंगे, ठीक है। और प्रतिभाशाली आपके 140 जो टर्मन ने बताया है, ठीक है। तो टर्मन के अनुसार 140 जिन बालकों की होगी वो प्रतिभाशाली हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक, ज़रूरी नहीं है कि आपका जिस बच्चा की आईक्यू 140 है, ज़रूरी नहीं है जिस बच्चे की आईक्यू 140 है, ये बात तो क्लियर है कि वो क्या है, प्रतिभाशाली प्रखर बालक है। बट ये नहीं है कि वो, ये भी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो, सृजनात्मक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और जो सृजनात्मक है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होते हैं, ठीक है। नंबर तो उनके अच्छे आएंगे 140 आईक्यू वालों के, अध्ययन में भी अच्छे होंगे, लर्निंग में अच्छे होंगे, एनालिसिस सिंथेसिस सब कर लें, बट अब
थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। ये जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है सृजनशीलता, सृजनशीलता वर्ड का मतलब दिया गया है ब्रेन स्टॉर्मिंग। इससे रिलेट करेंगे हम लोग दो शब्दों को। एक वर्ड तो आपका रहेगा ब्रेन स्टॉर्मिंग और दूसरा वर्ड रहेगा आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो दो वर्ड इससे रिलेटिव रहेंगे, एक तो आपका ये रहेगा और दूसरा वर्ड रहेगा आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला, ठीक है। तो ये जो वर्ड हैं ये दोनों किससे हैं, सृजनशीलता। मान लीजिए सृजनशील बालक कौन से होते हैं, वो बालक होते हैं जो बालक क्या करते हैं गाइस, जो बालक एक तो क्या करते हैं ब्रेन स्टॉर्म। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक दिया, जल्दी अपना दिमाग का यूज़ करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे और सभी दिशाओं में अभिसारी यानी बहुत सारे थॉट्स वो कलेक्ट करेंगे, बहुत जगह सोचेंगे और उपलब्ध साधनों का यूज़ करके बहुत जगह सोच के, बहुत जगह दिमाग यूज़ करके उस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों कीवर्ड किससे रिलेटेड हैं, आपके सृजनशीलता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़ ध्यान। देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। अब ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा है जो रुचि। मान लीजिए आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा। आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मन, क्योंकि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको मन नहीं लगेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप उस चीज़ को अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में के लिए नहीं किया जाता है। स्मृति के मापन के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो स्मृति के मापन के लिए, स्मृति को आप देख तो सकते नहीं हो क्योंकि वो कोई चीज़ देखने की यानी मूर्त चीज़ तो वो है नहीं कि आप उसको देख लो भाई और बता दो, ऐसा तो है नहीं है, तो आप नहीं पहचान सकते। प्रत्याहान भी नहीं कर सकते। पुनः सीखना, स्मृति को सीखा नहीं जा सकता। क्या सीखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो स्मृति को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तार्किक विधि का यूज़ करें। कौन सी विधि का, तार्किक विधि का। यानी तार्किक विधि से क्या पता करेंगे, अगर हमने कोई आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, मान लीजिए तर्क, साइंस दी मैंने, साइंस का एक कोई चीज़ दी और मैंने उसमें बोला कि इसमें क्या किया जाए कि ऐसा ऐसा हो जाए। मान लीजिए आपसे मैंने बोला कि बताइए पानी कैसे कैसे बरसता का, पानी मतलब जो अपना वाटर साइकिल है उसको बताइए। तो कई सारे क्वेश्चंस मैंने जैसे बोला, बच्चा बताएगा कि पहले बारिश, जो समुद्र का पानी है वो उसकी वजह से यानी सनरेज की वजह से बाष्प बन के इवापोरेट हो जाता है, ऊपर कलेक्ट हो जाता है, फिर वो बादल के रूप में बरसता है। तो जब वो बच्चा तब बता पाएगा कि जब वो अपना तर्क यूज़ करेगा या उसे पता चलेगा तो अपना कुछ लॉजिक भी लगाएगा वो, ठीक है। तभी हम उसकी स्मृति माप सकते हैं कि ये बच्चा कितना होशियार है, कितना इसका लर्न करने का लेवल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, 10th नंबर क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया था। ये आपका हो जाएगा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये टेट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है। इसका विकास किया था मर्रे ने। किसने, मर्रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बताइए क्या है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान। विषय केंद्र शिक्षा, विषय की कोई बात ही नहीं करता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान तो बात करता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करता है मनोविज्ञान।
मनोविज्ञान शिक्षण पद्धति, ठीक है, शिक्षण पद्धति की बात करता है, टीचिंग एड्स की भी बात करता है मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करता है वो है क्या, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात करता है मनोविज्ञान वो है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो मनोविज्ञान जो सबसे मेन बात करता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी केंद्र में क्या रहेगा आपका, बच्चा केंद्र में रहेगा। बच्चे को मनोविज्ञान क्या रखता है, केंद्र में रखता है। और बच्चे के इर्द गिर्द, यानी केंद्र में कौन है, केंद्र में है आपका बच्चा, चाइल्ड, और उसी के इर्द गिर्द उसी के अकॉर्डिंग आप टीचिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, उसी की नीड के अनुसार आप शिक्षण विधि को यूज़ करेंगे, उसी के नीड के अनुसार आप उसी के मतलब उसका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा वो आप सब्जेक्ट उसको चॉइस करवाएंगे, उसी के नीड के अनुसार आप उसको टीचिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, टीचिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है, टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे। सब क्या, चाइल्ड को सेंटर में रखकर ही सब होगा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान किसकी बात करता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वो है आपका कि क्वेश्चन विजिबल नहीं हो पा रहा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो देखिए विकास के सिद्धांत मैंने बताया था लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है। इसके बाद समन्वय, ऐसा नहीं है कि आपका एक हाथ बड़ा हो गया, एक पैर इतना सा रह गया, या एक हाथ आपका बड़ा है और एक हाथ छोटा है, ऐसा नहीं है। यानी क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट करके विकास होगा, वृद्धि भी इसी तरीके से होगी, ठीक है। और व्यक्तित्वता का सिद्धांत ये भी इस पर लागू होता है, बट इस पे ये वाला जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता। यानी आपका जो ऑप्शन 4 है ये इस पर लागू नहीं, यानी वर्गीकरण नहीं करता, वो एकीकृत वे में होता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं वर्ड वृद्धि और विकास को। तो फ्रेंड्स जो टर्म है हमारी वृद्धि और दूसरी टर्म है हमारी विकास। मैं आपको बता दूं कि विकास है ये बहुत वास्ट टर्म है। क्या है, वास्ट टर्म, क्योंकि विकास के अंतर्गत हमारा कॉग्निटिव भी विकास आ जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आ जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाएगा, सोशल डेवलपमेंट भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग वृद्धि में नापते हैं, फिज़िकल डेवलपमेंट भी आ जाएगा। यानी कि हमारे सारे तरीके का, यानी हमारा संवेगात्मक भी हो गया, फिज़िकल भी हो गया, कॉग्निटिव भी हो गया, सोशल भी हो गया, इमोशनल भी हो गया, ठीक है, और फिनेंशियल भी आ जाएगा, ठीक है। सभी टाइप का डेवलपमेंट किस में आ जाएगा, हमारा विकास में आ जाएगा। तो विकास क्या एक बहुत बड़ी अवधारणा है। और मैं आपको बता दूं कि जो वृद्धि है फ्रेंड्स, जो वृद्धि है, वृद्धि विकास का ही एक अंग है। किसका, विकास का एक अंग है, यानी विकास के अंदर ही एक एस्पेक्ट आता है जो क्या है, वृद्धि, विकास के अंदर ही आता है। तो विकास किससे रिलेटिव है, बेसिकली विकास क्या है, दिखेगा, मूर्त होगा। विकास कैसा होगा, मूर्त होगा, यानी आपको दिखेगा। मान लीजिए आप कोई बच्चा छोटा सा इतना सा पैदा हुआ था, इसके बाद फिर वो धीरे बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा भी हुआ, फिर पहले वो सबसे पहले इन्फेंसी, गर्भावस्था, फिर इन्फेंसी शैशवावस्था में आया, फिर वो आया आपकी बाल्यावस्था में, फिर वो बाल्यावस्था में मान के चलिए वो पहले गर्भावस्था में इतना सा था, फिर उसके बाद वो इन्फेंसी में आया, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में आया, फिर वो किशोरावस्था में इतना और उसका डेवलपमेंट हो गया, इतना लंबा चौड़े हाथ पैर हो गए, बड़ा हो गया, फिर बूढ़ी यानी जिसको बोलते हैं हम लोग प्रौढ़ावस्था, उसमें आकर के वो कैसा हो गया, 18 के बाद हमारी जो टीनेज के बाद आती है वो प्रौढ़ावस्था, उसमें जाके कहीं ना कहीं वो सिकुड़ने लगा या फिर संवेगात्मक रूप से भी वैसे होने लगा। तो ये क्या हो गई, विकास, यानी ये वृद्धि क्या दिखेगी आपको, दिखेगी, वृद्धि मूर्त होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी, एक मतलब एक क्रम में चलेगी, ठीक है, और दिखेगी भी।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण पाठ प्रस्तावना सीखने के लिए नियम पर आधारित है। तो पाठ प्रस्तावना, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो लेसन प्लानिंग होता है हमारा, क्या लेसन प्लान, तो गाइस जो लेसन प्लान होता है, ठीक है, लेसन प्लान एलपी में शॉर्ट में लिख देती हूँ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान जब होता है उसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, फिर हम लोग लिखते हैं स्पेशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर हम लोग लिखते हैं क्या, फिर हम लोग ऐसे सिस्टमेटिक चलते जाते हैं। फिर हम लोग क्या लिखते हैं उसमें मटेरियल एड्स, तो बाद में लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ाएंगे वो, फिर इसके बाद हम लोग प्रस्तावना निकालते हैं, प्रस्तावना के बाद स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव वो लिखते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो प्रस्तावना कौशल की यहाँ पे जैसे बात हो रही है, तो प्रस्तावना कौशल में क्या होता है, प्रस्तावना कौशल में हम लोग बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और उन क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग ये चेक कर पाते हैं कि बच्चे को इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटिव थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं है। अगर बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटिव कुछ नॉलेज है, यानी हम कह सकते हैं प्याजे के अनुसार अगर स्कीमा पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन बनी हुई है, तो हम उसी में नया ज्ञान को जोड़ देते हैं और उस टॉपिक को उसी प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, उसी प्रीवियस नॉलेज के साथ प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पाठ प्रस्तावना कौशल हो गया। तो इसमें क्या चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए आपका, इसके लिए आपका होना चाहिए तत्परता का नियम। अगर बच्चा तत्पर नहीं, क्लास में आ ही नहीं रहा है, तो आप कैसे उसको जज कर पाओगे कि भाई इसको कुछ प्रीवियस नॉलेज है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका तत्परता का नियम ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट है आज के लिए, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है जो गाइज वो है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। अब देखिए इसकी बात जो है, देखिए संप्रत्यय निर्माण की बात प्याजे करते हैं, कौन, प्याजे इसकी बात करते हैं। और प्याजे क्या कहते हैं, प्याजे कहते हैं कि जब कोई बच्चा कोई चीज़ देख लेता है ना, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने क्या देखा, किसी बच्चे ने विंडो से एक चिड़िया उड़ती हुई देखी, चिड़िया को उड़ते हुए देखा। अब दूसरी बार उसने कोई उड़ता हुआ पक्षी देखा, तो वो हाल उसको बोल देगा कि चिड़िया उड़ रही है। भले ही उस बच्चे को उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं पता है, उसको उसका नाम नहीं पता है, लेकिन वो क्या बोल देगा, चिड़िया उड़ रही है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से उस चीज़ की क्या इमेज बनी हुई है, क्या इमेज बनी हुई है, उसके दिमाग में इमेज बनी हुई है कि ये आसमान में उड़ता है, आसमान में उड़ती है चिड़िया। तो वो जितनी उड़ने वाली चीज़ें देखेगा वो कहीं ना कहीं क्या बोल देगा कि चिड़िया उड़ रही है, अगर उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, छोटा बच्चा। तो ये क्या होगा, उसके दिमाग में पहले से कॉन्सेप्ट उसका बना हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। फर्स्ट पहले क्या करेगा, वो देखेगा कोई चीज़ को, फिर उसको क्या कर पाएगा, तभी उसके पिक्चर से उसको मैच कर पाएगा वो, तब आगे उस चीज़ को फाइनल कर पाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15। विजिबल नहीं हो पा रहा आई थिंक, अब हो रहा होगा, एक मिनट। 15th क्वेश्चन है हमारा प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया। अब देखिए मैंने पहले भी इस बात को बताया है, वेंडूरा, जिनका फुल नेम है अल्बर्ट वेंडूरा, जिनका फुल नेम है अल्बर्ट वेंडूरा। ये जो अल्बर्ट वेंडूरा हैं, दरअसल इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि बच्चा कोई चीज़ देख कर इमिटेट करके, क्या इमिटेट करके, नकल करके, ठीक है। और दूसरा वर्ड जो इन्होंने यूज़ किया है इसी को बोलते हैं अवलोकन करके। यानी मान लीजिए किसी को, एक इन्होंने स्टोरी भी इस तरीके की कुछ दी हुई है कि किसी बच्चे को कोई सर्कस में ले जाया गया और वहाँ पे देखा गया कि कुछ जानवर उस तरीके की कोई एक्टिविटी कर रहे थे, तो बच्चे जब भी जानवर को देखते तो बच्चे भी उसी तरह की एक्टिविटी करने लग जाते हैं।
बच्चे भी क्या करने लग जाते हैं उसी तरह की। मान लीजिए किसी कैट को उन्होंने देखा कि कैट का साउंड सुना या कहीं जगह देखा, तो कभी कभी वो भी कैट की तरह साउंड कैट को देखकर निकालने लगते हैं। तो वो क्या हो गया, वो वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं देखकर, ठीक है, अवलोकन। और तीसरा वर्ड जो गाइज इन्होंने यूज़ किया है दैट इज़ आपका क्या हो जाएगा, एक तो हो गया अवलोकन, दूसरा वर्ड जो हो गया वो क्या हो गया, पहला अवलोकन हो गया, दूसरा वर्ड इन्होंने किया है इमिटेशन यानी नकल करना, और तीसरा वर्ड जो इन्होंने यूज़ किया है वो क्या किया है, प्रेक्षणात्मक। ये हिंदी में कुछ 3-4 वर्ड दिए गए हैं बट इनका मतलब एक ही है, प्रेक्षणात्मक, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये जो प्रेक्षणात्मक अधिगम की बात करते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो किसने दिया है, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया है वो अल्बर्ट वेंडूरा ने दिया हुआ है। किसने, अल्बर्ट वेंडूरा ने। यानी वो कहते हैं बच्चा कैसे सीखता है, अधिगम का ये भी है, लर्निंग से ही रिलेटिव है ये थ्योरी भी, बट ये क्या कहते हैं बच्चा कैसे सीखता है, देख कर, नकल करके। कक्षा में वो जो देखेगा टीचर को वही करेगा, जो उसने देखा है वही करेगा, जो वो अपने आसपास से देखता है वही करेगा, जो वो अपने पेरेंट्स से देखता है वही सीखेगा और उसी चीज़ को रिपीट करेगा। तो कहीं ना कहीं प्रेक्षणात्मक अधिगम, अवलोकनात्मक अधिगम एंड इमिटेशन लर्निंग, दैट इज़ ऑल गिवन बाय अल्बर्ट वेंडूरा। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। तो फ्रेंड्स कुछ यही थे आज के क्वेश्चंस जो सारे एग्ज़ाम्स में मोस्टली इन टीचिंग एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप इस वीडियो को बार बार स्किप करके देखिए, और अगर वीडियो में कोई कमी लगती है तो मुझे कमेंट में भी बताइएगा। एंड धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक्स टू ऑल। और मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन करके रखा है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।